नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि हम यहां पर आई दृष्टि की बुक को जो कंप्लीट कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे। उसी कड़ी में आज हम यहां पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को देखने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण आपका आई दृष्टि की बुक का जो पार्ट 2 अभी जो आया है, उसके इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे पेज नंबर 68 से लेके पेज नंबर 88 तक हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारे सूचकांक हैं, योजनाएं हैं, या इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं, यानी कि पूरा कवर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के अंतर्गत। तो ये देखेंगे आप, देखिए 68 टू 88 पेज का जो है टारगेट लिया है। बाकी कोशिश करते हैं कि पूरा आज आपको मिल जाए, बाकी देखते हैं कितना हद तक हो पाता है ये, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे 20 पेजेस आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लें। तो जिसके पास ये बुक नहीं है अभी भी, तो आई होप आप खरीद ली होगी काफ़ी लोगों ने बुक। और इसमें जो मैं बोल रही हूँ पेज नंबर 68 से वो देखेंगे। इससे पहले मैंने ये वाला आज से हम शुरू कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हम आज से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है, आपको मैं एक बार दिखा देना चाहती हूँ, चैनल पर जाकर जो संकल्प से सफलता का यूट्यूब चैनल है, इस पर देखिए कल ये जो सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे सीरीज़ आ रही है, जिसमें हम आई दृष्टि बेस्ड जो है एमसीक्यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ लेक्चर 5 है एक्चुअली ये वाला अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें परिदृश्य हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा है, वो लेक्चर 5 एक्चुअली हमारा है, और उसको हमने यहाँ पर कल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उस लेक्चर को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। पूरा इंटरनेशनल रिलेशन को मैंने इसके अंतर्गत पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है, जाके इस जो है प्रोग्राम को देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देती हूँ। आज सुबह ही मैंने यहाँ पर कुछ सुर्खियों में रहे जनजातियाँ और अभियान आए हैं, जो पूरे एक वर्ष में रहे, जो आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के 12 अक्टूबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए 6 मिनट का मात्र वीडियो है, जाके इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सुबह 10 बजे, जैसा कि मैंने कहा, मंडे टू सैटरडे आपका आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ा रही हूँ, उसको जाके कर लीजिए। तो अभी तक आपके 5 लेक्चर आई दृष्टि बेस्ड के आ चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इंटरनेशनल रिलेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो टाइप करेंगे आप संकल्प से सफलता, तो मेरा चैनल आपको सामने ऐसे दिखाई देगा, और उसमें मेरा फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ रात को 8 बजे मैं खुद आपको लाइव पढ़ाती हूँ, जिसमें द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, या गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे वहाँ पर कंटेंट को हम लेते हैं। करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन पढ़ाती हूँ, और बताती हूँ कि यूपीएससी में पेपर 1, 2, 3, 4 से कैसे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो रात को 8 बजे मैं लाइव क्लासेस आपकी इसी चैनल पर, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, जो कि पेज नंबर 68 से आपका शुरू होता है, लेक्चर 6 है ये। आइए उसी कड़ी में हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। ठीक है, आज के अपने पहले टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। खोलिए पेज, और इसमें लिखा होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। नेपाल में देखिए जेंजी आंदोलन जो चल रहा है, हमने सबने अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, हम सभी जानते हैं। तो उसमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, हमें बस उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बतानी होगी कि नेपाल की सीमा से सटे यूपी के कौन कौन से जिले हैं, उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अगर आएँ, तो हमने देखा कि 4 सितंबर 2025 को नेपाल में क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, या फिर बैन कर दिया गया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, सिग्नल, देखें सिग्नल, स्नैपचैट इत्यादि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। इसके पीछे के कई अन्य कारण थे, लेकिन हम सब, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, सब पर ये चर्चा का विषय बना हुआ हमने देखा है। ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, झालानाथ खनाल के घर पर आग वाग लगा दी गई थी, जिसमें उनकी जो पत्नी है राजलक्ष्मी जी चित्रकार, बहुत गंभीर रूप से वो जल गई थी। और इसके बाद हामी नेपाल नामक एक एनजीओ है, जो नॉन गवर्नमेंट अलायंस, जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हामी नेपाल, इसके प्रमुख व्यक्ति हैं सुदन गुरंग।
तो हामी नेपाल याद रखना एक एनजीओ है वहाँ पर, उनके साथ कई अनअलाइन समूह ने इसके प्रदर्शन की अगुवाई की थी वहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें अगर हम देखें तो नेपाल के जो पूर्व मुख्य जैसे अब जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो हुई हैं, जिनका नाम है नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही है, उनका नाम है सुशीला कार्की। इनको सत्ता का नेतृत्व सौंपने में सहमति बनी है। बीएचयू से पास आउट भी हैं और काफ़ी बुलंद आवाज़ इनकी मानी जाती है कि सरकार के विपक्ष में इस प्रकार से अपना जो है सहमति जताती है, अपनी चीज़ों को रखती हैं कि कुछ ऐसा ना हो जो सबके हित में बात ना हो। जैसे नेपाल की ये पहली महिला चीफ जस्टिस रही है 2016-17 के दौरान, और पहली महिला प्रधानमंत्री भी वहां पर अभी बनी है। इन्होंने 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाने की घोषणा अभी से कर दी है, एक फिक्स डेट दे दी है वहां पर। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें जेनजीज की बात करें तो जैसे आप बहुत से बच्चों को जेनजीज और ये मिलेनियल्स और जनरेशन एक्स और ये जेन अल्फा कौन होते, बीटा कौन होते, तो जेनजीज की अगर हम बात करें तो जो बच्चे 1997 से लेके 2012 के बीच में जन्मे हैं, ठीक है, 2012 के बीच में जन्मे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, मेरे फादर का अर्जेंट कॉल है। हेलो। हम्म। हाँ वो भी ठीक है, वो ठीक रहेगा। हाँ वो, हाँ वो वाला देख लेना, वरना वो वाला भी ठीक है जो आप दूसरा वाला कह रहे हैं ना, उसमें बोर्ड काफ़ी सारे हैं, मतलब एक्सटेंशन काफ़ी हैं। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। हाँ वो अच्छा रहेगा, आगे भी ठीक रहेगा विंटर्स में। हाँ वही भेज देना। नहीं दूसरा रहने दो, फालतू में निकालोगे, वही ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो चलिए कंटिन्यू करते। देखिए क्या होता है ना, पेरेंट्स का कॉल मिस नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो, और फिर पेरेंट्स है ना, फिर वो नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने पेज नंबर 68 को कवर किया, अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पर चलते हैं, और ये रहा आपका सेकंड पेज, ये रहा 68 69। ठीक है, तो वो हमने कवर किया वहाँ पर। इसके बाद हम दूसरे पेज 69 पेज नंबर पर आते हैं और यहाँ पर और चीज़ों को देखते हैं। जैसे यूनिसेफ की बाल पोषण जो रिपोर्ट है 2025, उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ चीज़ें कह रहे हैं, उनको आइए देखते हैं। अब मेरे ख्याल से इस प्रकार से जूम इन से काफ़ी स्पष्टता से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना। ठीक है, तो हमने बताया जेनजीज क्या होता है, जो 1997 से 2012 के बीच में जन्मे होते हैं उनको जेनजीज कहा जाता है। ठीक है, मिलेनियन, जेनजीज और बीटा, गामा, ये बहुत सारे टर्म हैं। ठीक है, यूनिसेफ की बाल पोषण रिपोर्ट आई है, जो कि यूनिसेफ के द्वारा ये बाल पोषण रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें कहते हैं पहली बार हुआ है ऐसा कि वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, जो स्कूल आयु के बच्चे हैं और किशोरों में, यानी कि मोटापे की, ओबिसिटी की और अल्प वजन यानी कि अंडरवेट और मोटापे से ज़्यादा व्यापक कुपोषण समस्या बन चुका है, यानी कि कुपोषण से भी व्यापक कुपोषण समस्या बन चुका है, यानी कि किशोरों और स्कूल जाने वाले बच्चों में मोटापा और अंडरवेट की समस्या हमारे सामने ये निखर कर इस बार आ रही है, जिसके बारे में हमें देखना है क्या आंकड़े, क्या चीजें हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 188 मिलियन बच्चे 5 से 19 वर्ष की उम्र में अब मोटापे की श्रेणी में आते हैं। ज़्यादातर उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डायबिटीज़ होगी, हार्ट डिसीज़ होंगे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जो है उनको जोखिम में डाल देता है। मतलब कितनी बड़ी बात है, सिर्फ 5 वर्ष से अगर बच्चों की उम्र देखी जाए। ठीक है, अब यूनिसेफ ने क्या किया है कि बाल पोषण रिपोर्ट को, यानी कि चाइल्ड नर्चरिंग रिपोर्ट जारी की है। इसका शीर्षक याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फीडिंग प्रॉफिट, बस इतना याद रखना है, फीडिंग प्रॉफिट। बाकी क्या है, हाउ फूड इन्वायरमेंट्स आर फेलिंग जो है चिल्ड्रन। आपको फीडिंग प्रॉफिट याद करना, किससे संबंधित है, ये आपका बाल पोषण रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यूनिसेफ के ने आकलन किया है, उसमें बताया है कि दुनिया के 5 से 19 वर्ष के जो लगभग 188 मिलियन बच्चे हैं, जिनमें से किशोर मोटापे से प्रभावित है, और अगर 2000 में देखें तो 3% से बढ़कर, यानी कि वर्ष 2000 में 3% से बढ़कर अब 2025 में 9.4% तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि 5 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों की जो मोटापे की संख्या है उसमें किस प्रकार 2000 में 3% बढ़ी थी, और अब 2025 में देखेंगे तो 9.4% बढ़ गई, तो काफी इंक्रीज हो गई है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि कब कितनी थी और अब कितनी इंक्रीज हो गई है कि डिक्रीज हुई है। लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा, जैसे मोटापे में अगर आप देखेंगे ना तो इंक्रीज हुआ है 2000 वर्ष 2000 से लेके 2025 के बीच में। लेकिन अगर हम वही अंडरवेट की बात करेंगे, अगर हम इस दौरान में 5 से 19 वर्ष के बच्चों के अंडरवेट की, यानी कि
इस आयु में अंडर अल्प वजन की बात करेंगे बच्चों और किशोरों की संख्या, तो 13% से घटकर ये 9.2% रह जाने का आकलन दिया गया है, यानी कि मोटापे की तुलना में कम है। तो यानी कि जो अंडरवेट बच्चे उनकी उनका जो वजन है उसमें तो अच्छी सुधार हुई, यानी कि पहले 13% था, अब 9.2% बच्चे ऐसे हैं जिनमें अंडरवेट देखा गया है, लेकिन मोटापा बढ़ा है उनका। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस याद रखना है, मोटापे में इंक्रीज हुआ है और अंडरवेट में जो है घटा है, ये आंकड़ा क्लियर है यहाँ तक। तो ये पूरा डाटा आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको बस हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद सरकारों ने क्या क्या इस संकट से निपटने के लिए कोई कदम जो है उठा रही है, जैसे कि मैक्सिको ने क्या किया है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो मैक्सिको ने सार्वजनिक जो स्कूल होते हैं ना उसमें शुगर ड्रिंक्स, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि स्कूल के आसपास इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बैन कर दिया है। वहाँ पर इस प्रकार की कोई शॉप इत्यादि चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उनके मोटापे में थोड़ी और मदद करे, उनके मोटापे को और बढ़ा दे। जैसे ड्रिंक्स हो गई, शुगर ड्रिंक्स होती हैं, ये नहीं चटर मटर चीज़ें बच्चे जो खाते रहते हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पर शॉप को ही हटा दिया, बैन कर दिया है स्कूल्स में। कहाँ पर? मैक्सिको ने ऐसा पहली बार किया। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे मोटापे को बढ़ावा देने के लिए, मोटापे के रोग को और बढ़ाने के लिए कौन सा रोग जो है जिसको कहा जाता है अनॉक्सिया नर्वोसा कहा जाता है उसको। ठीक है, मोटापे को जो जन्म देता है अनॉक्सिया नर्वोसा, उस रोग को कहा जाता है। ठीक है, और फूड ज़्यादा खा लेने की जो नहीं हैबिट होती है कुछ बच्चों में, कि वो फीडिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कहाँ पर स्टॉप होना है, तो उसको उस बीमारी को क्या कहते हैं? बुलिमिया नार्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नार्वोसा कहते हैं जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कितना खाना है, और जो अनाक्सिया नार्वोसा जो मोटापे के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें थोड़ी सी याद रखनी, क्योंकि यहाँ पर हम इसकी बात फीडिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, पेज नंबर इस पे 69 पे ही, ग्रैंड इथोपियन रेनांसा डैम। ठीक है, ये डैम बनाया जा रहा है, अफ्रीका के सबसे बड़े जल विद्युत बांध जो है उस पर ये बनाया जा रहा है, जिसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ हो गया है। और ये जो है नील नदी की एक मुख्य सहायक नदी है, ब्लू नील नदी पर इसको निर्मित किया जा रहा है। किस पर? ब्लू नील नदी पर इसको निर्मित किया जा रहा है, जो किसकी सहायक नदी है? नील नदी की। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। इसका उद्घाटन 9 सितंबर 2025 को हुआ है। और ये बहुत बड़े जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितना होगा, इसमें कितनी कैपेसिटी होगी विद्युत उत्पादन क्षमता की? तो 5150 मेगावाट, यानी कि 5.15 गीगावाट होगी। इससे क्या होगा, पूरे इथोपिया समेत आसपास के जितने भी देश हैं उनको भी बिजली का निर्यात हो सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक आपका है विश्व प्रतिभा रैंकिंग। विश्व प्रतिभा रैंकिंग की बात करें, देखिए समझ आना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग से, सूचकांक से, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत प्रश्न बनेंगे। इसीलिए मॉर्निंग में जो 10 बजे मेरी क्लास आती है उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हैं, उसको जाके भी देखिए, प्रश्न लगाइए, 25-25 क्वेश्चन डेली, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, ताकि डेली डाइजेस्ट हो सके। वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसी रहती है, नेचर कैसा रहता है, आपको उससे आइडिया होगा। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो प्रेशर फील नहीं होगा आपको। ठीक है, आइए, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा से कहा कि 30 से 32 या 35 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर्स में यूपीपीएससी प्री जो 12 अक्टूबर को उसमें जरूर आपको मिलेगा। और ये रामबाण किताब है, उसके लिए अभी भी शुरू नहीं किया है तो प्लीज शुरू कर दीजिए। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में देखेंगे क्या स्थान कैसे क्या है। ये जो इसका प्रकाशन कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में क्या होता है कि किसी देश के द्वारा इन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उच्च कौशल प्रतिभाओं के डेवलपमेंट, उन्हें आकर्षित करने और रोके रखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि विश्व रैंकिंग, अगर प्रतिभा रैंकिंग की बात करें तो विश्व में कुल कितनी 69 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। 5 कौन सी शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं हैं? स्विट्जरलैंड। आप देखेंगे स्विट्जरलैंड हमेशा आपको मोस्टली टॉप 1 पे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर देखेंगे। जब हम और इंडेक्सेस पढ़ेंगे तो एक बनाना चीज़ें कि देश लिखना और किस रिपोर्ट में कौन सा देश आगे, बस उसको याद कर जाना। ठीक है, उसका विषय क्या है उस वक्त का वो देख लेना। टॉप 5 में शीर्ष में देखेंगे स्विट्जरलैंड है, फिर लग्जमबर्ग है, आइसलैंड है, हांगकांग है, फिर नीदरलैंड है। स्विट्जरलैंड आपका टॉप 5 में टॉप नंबर पर है। ठीक है, किसमें? WTR यानी कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर इसके बाद 70 पर आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 70 पर आते हैं। हाँ, पेज नंबर 70 पर आ गए हैं हम, और इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। जैसे पिछले वर्ष में देखेंगे आप कि पिछले वर्ष में यहाँ पर
पिछले वर्ष में दूसरे स्थान पर रहा था सिंगापुर, 7वें स्थान पर खिसक गया है अभी। ठीक है, WTR में सम्मिलित 69 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत की स्थिति अगर देखें तो 63rd पोजीशन पर है। ठीक है, 2025 में ध्यान दीजिएगा, 2025 में भारत कौन से पोजीशन पर है? 69। 2025 में भारत कौन से पोजीशन पर है? 63 पोजीशन पर है। ठीक है, 63 पोजीशन पर है 59 अर्थव्यवस्थाओं में। अगर 2024 की बात की जाए तो ये रैंकिंग भारत 98, यानी कि 2024 में ध्यान दीजिएगा, 2024 में ये 58 पोजीशन पे था, यानी कि ये अप डाउन हुई है ना, इसकी ये गिरावट आई है। आप समझ रहे हैं? तो ये हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि क्या गिरावट आई है इसमें या फिर भारत ने प्रगति की है। गिरावट आई है क्योंकि पहले 58 पोजीशन पे था, अब 63 पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 2025 में मंगोलिया को अंतिम, यानी कि 69 अर्थव्यवस्थाओं में 69 पोजीशन पे ही इसको रखा गया, मंगोलिया को। ठीक है, इजराइल का यमन में हूती मंत्रिमंडल पर हमला हुआ। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर इजराइल में यमन में हूती मंत्रिमंडल पर हमला हुआ है। यमन के जो सना है उसमें ऑपरेशन लकी ड्रॉप को जो है हूती नेताओं पर एक लक्षित हमला किया गया है बस। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अल रहावी हैं। बस यहाँ पर इतना ध्यान देने की जरूरत है और आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंडोनेशिया में व्यापक विरोध प्रदर्शन जो हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि सांसदों के ज्यादा वेतन और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई से एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। ये प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, जकार्ता के साथ कई शहरों में फैल गए। यानी कि लोगों ने देखा कि भाई सांसदों के तो वेतन भत्ते बहुत बढ़ रहे हैं और हमारा टैक्स भी बढ़ा दिया गया, यानी कि हमारे टैक्स से उनके वेतन भत्ते भी बढ़ गए हैं। ठीक है, वेतन भत्तों को हमारे टैक्स से लिंक करके उन्होंने समझा इस बात को। तो विरोध प्रदर्शन कब हुआ? 25 अगस्त को राजधानी जकार्ता में हुआ। और स्थानीय संपत्ति करों में भारी वृद्धि का प्रस्ताव के साथ सांसदों को ज्यादा वेतन और हर महीने 50 मिलियन इंडोनेशियाई रुपया, यानी कि लगभग $3000। अब इसमें आप इंडियन रुपी को मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना निकलेगा। ठीक है, इनके आवास के भत्ते मिलने की खबरें सामने आई। तो बढ़ती महंगाई के दौर में आम जनता ने इसको अस्वीकार किया। आक्रोश पैदा हुआ कि भाई इतनी महंगाई हो रही है, हमसे इतने टैक्सेस लिए जा रहे हैं और आप यहाँ पर जो है इनके इतना भत्ते वगैरह, आवास भत्ते वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ ज्यादती है ना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि संपत्ति करों को लेकर कहाँ पर अभी हिंसा भड़की है, तो इंडोनेशिया में। ध्यान रखना है क्योंकि नेपाल का मुद्दा भी अभी सामने आया था, तो क्लैश मत करना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते। जेंजी आंदोलन आपका नेपाल में हुआ है, तो क्लैश नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गाजा पर इस्राएली सैन्य हथियार जो है सैन्य नियंत्रण की योजना की बात है, तो इसमें देख लेते हैं कि अगस्त 2025 में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट के द्वारा गाजा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी देना फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। अब ये क्या है कि गाजा पट्टी जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित 365 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, दशकों से फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष का केंद्र रहा है। ठीक है, फिलिस्तीन इजराइल का ये संघर्ष का केंद्र रहा है। क्लियर है? चलिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या कहता है आपका। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 71। इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 7 अगस्त 2025 के एक इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ने कहा कि इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर, ध्यान दीजिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल जो है पूरी गाजा पट्टी पर सैन्य नियंत्रण लेना चाहता है पर शासन नहीं करना चाहता। यानी कि वो सुरक्षा परिधि बनाकर प्रशासन अरब फोर्सेस को सौंपना चाहता है। वो वहां पर गाजा पट्टी पर जो है शासन नहीं करना चाहता, बल्कि सिक्योरिटी पैरामीटर बनाकर वो अरब फोर्सेस को ही सौंप देना चाहता है। बस उसका ये कहना है। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना थोड़ा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 3 सितंबर 2025 को हमास ने ऑपरेशन मोसेस स्टाफ नामक प्रत्याक्रमण की घोषणा की थी। इजरायली बंधकों को गाजा सिटी से संघर्ष के क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया और वे उन्हें मानव शील्ड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑपरेशन मोसेस स्टाफ किससे संबंधित है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स जो है दूसरी इसराइल रक्षा बल जो है उनके द्वारा गाजा सिटी पर कब्जा करने की दूसरी मुहिम का नाम था। तो बस ये 2 चीजें यहाँ पर याद रखने योग्य है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब रूस यूक्रेन युद्ध, भाई देखिए बहुत ही चर्चा में, पूरा इसी से पूरा विश्व हिला पड़ा है अभी भी। ठीक है, अमेरिका को तो बहुत ही ज्यादा दुख है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सऊदी अरब के रियाद में यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस की उच्च स्तरीय वार्ता हुई 18 फरवरी 2025 को, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। यूक्रेन और यूरोपीय प्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल
नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या चीजें हैं, कह रहे हैं यूक्रेन पर लंदन सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं ने इच्छुक लोगों का गठबंधन यानी कि कोलेशन ऑफ विलिंग में यूक्रेन के समर्थन में शांति रोड मैप बनाने पर सहमति के संकेत दिए थे। यूक्रेन पर लंदन सम्मेलन हुआ, तो ये याद रखना है किससे संबंधित है। ठीक है, अमेरिका के अलास्का में ज्वाइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता हुई है, तो ये याद रखना है। अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में डोनाल्ड ट्रंप और किसकी वार्ता हुई है, व्लादिमीर पुतिन, वहां के राष्ट्रपति की वार्ता हुई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं इसमें। ठीक है, अगला पेज खोलते हैं। देखिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उसी को करना है। ठीक है, तो बस वहां पर उतना ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। भारत नेपाल सीमा विवाद पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद पर क्या है और क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। जैसे भारत नेपाल सीमा विवाद आप देखेंगे ज्यादातर लिपियाधुरा काला पानी लिपुलेख त्रय से जुड़ा हुआ है, इस पूरा मुद्दा इससे संबंधित है। लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेख उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और नेपाल इसे क्या कहता है, महाकाली नदी के पूर्व और अपने भूभाग का हिस्सा मानता है, जबकि भारत कहता है कि भारत का ये मानना है कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ये आपका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अभी विवाद कैसे उपजा, आप देखेंगे सुगौली संधि जो है वो 1816 में हुई थी। सुगौली संधि 1816 में हुई थी, जिसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित की और सुगौली संधि में काली नदी को सीमा माना गया था। और जो सुगौली संधि हुई थी उसमें जो है काली नदी को सीमा माना गया था। और लेकिन नदी के स्रोत को लेकर, जो उसका उद्गम है उसके स्रोत को लेकर स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी, जिससे इस क्षेत्र पर हमेशा सीमा विवाद बना रहता है। ठीक है, अब भारत का और नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लाइनें हैं, उसको हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। जैसे भारत का क्या कहना है, भारत का अपना जो एक थॉट है वो कहता है कि भाई ब्रिटिश भारतीय गजेटियर परंपरा में ऐसा कहा था कि काला पानी के सोते जो है उससे आरंभ धारा का उल्लेख मिलता है और कुटी यांगटी नदी से मिलने के बाद ये नदी काली नदी कहलाती है, तो इसका उद्गम स्थल भारत कुटी यांगटी नदी को मानता है। जबकि नेपाल क्या कहता है, नेपाल कहता है कि नेपाली पक्ष ये कहता है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा के निकट से निकलने वाली कुटी यांगटी नदी की धारा है। तो ये मतलब दोनों के वक्तव्य अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है कि वो इसको उसका स्रोत उद्गम स्थल मानते हैं और वो इसको अलग मानते हैं। तो वो अपना खींचातानी मत, भाई अपनी अपनी दावेदारी तो देंगे ही ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है पेज नंबर 72 पर ही देखेंगे आप। यहाँ पर क्या है, आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता आप देखेंगे, ये जो आर्मेनिया है आपका लैंडलॉक कंट्रीज है, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ कि एशिया के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में, दक्षिण कॉकेशस यानी कि साउथ कॉकेशस में नागोर्नो कारावाक क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बहुत समय से विवाद चल रहा है। ठीक है, अब ये विवाद में देखेंगे भारत ने किसका साथ दिया, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है सामने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रंप ने क्या, भाई जहाँ पर कोई नहीं आता ना वहाँ ट्रंप जरूर जाते हैं, तो ट्रंप अपनी टांग जरूर अड़ाते हैं और बोलते हैं कि भाई हम आपको जो है सुझाव देंगे, अपनी चीज़ें संभाली नहीं जा रही लेकिन हम सुझाव देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहते हैं कि अजरबैजान जो आर्मेनिया होते हैं, आप देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाते हैं। इन्होंने सुझाव दिया कि एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाते हैं जो आर्मेनिया होते हुए अजरबैजान के मुख्य भूभाग को उसके आर्मेनिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित नखचिनाव एक्सक्लेव से जोड़ेगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा, ट्रंप ने बताया है कि ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ट्रंप के नाम से एक रूट तैयार करवाया है इन दोनों के बीच में, किसने, ट्रंप जी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, आर्मेनिया ने नारगोनो कारावाक पर अजरबैजान की संप्रभुता को विधिवत स्वीकार करने पर सहमति भी यहाँ पर व्यक्त की है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक आपका आ जाता है इसमें 70, 71, 72। हाँ, अगला टॉपिक यहाँ पर थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष आ जाता है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष आ जाता है, स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ पर क्या है कि ये एक औपनिवेशिक काल में ही फ्रांसीसी थाई संधियों के तहत बनी सीमा रेखा को लेकर विवाद की एक नींव पड़ी थी। ठीक है, तो 1962 में आप ध्यान देंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया कि सीमावर्ती प्री विहार मंदिर, अब ये प्री विहार मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया का हिस्सा है।
ठीक है, तो याद रखना है प्री बिहार का कहाँ मंदिर है, कंबोडिया में। इसका हिस्सा और थाईलैंड को वहां पर से सेना हटानी चाहिए, ऐसा वहां के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है। ठीक है, अब देखेंगे जो 2025 में सीमावर्ती प्रसाद मोन थॉम मंदिर के पास सशस्त्र सैन्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसने सीमा के अन्य क्षेत्रों में हिंसा फैला दी है। तो हालिया संघर्ष में ये चीजें हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पेज नंबर 73 की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या चीजें हैं, चलिए यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इसके बाद तिब्बत ने चीन के बृहद बांध परियोजना, ठीक है, तिब्बत ने चीन की बृहद बांध परियोजना, आई होप दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। परियोजना जो है कहाँ पर है, चीन की बृहद बांध परियोजना को तिब्बत में ऐसा लाया गया है। और ये बांध परियोजना जो है मोटुओ मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, यहाँ के तहत निर्मित की जा रही है। और आप ध्यान देंगे तो ये सांगपो नदी, यानी कि जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इस पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत बांध परियोजना निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका शिलान्यास अगर आप देखेंगे तो चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया है। इतना याद रखना है बस इसमें, ठीक है, इतना याद रखना। और आई होप इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, नीचे एक दो चीजें बस उसको देख लीजिए। ये जो बृहद परियोजना लाई जा रही है, इसमें हर साल आप देखेंगे कि लगभग 300 अरब किलोवाट घंटे 300 किलोवाट घंटे बिजली उत्पादन की योजना इसके अंतर्गत बनाई गई है। कह रहे हैं कि ये बृहद परियोजना जो है कुल क्षमता इसमें कितनी होगी, लगभग 60,000 मेगावाट, यानी कि 60 गीगावाट होगी जो बिजली उत्पादन करेगी। और चीन की 3 गार्जेस बांध, यानी कि जो पहले से चीन में 3 गार्जेस एक बांध है, वो 22,500 मेगावाट की संस्थापित क्षमता रखता है। प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन भी है। लेकिन अब जो बनाया जा रहा है ये, जिसके बारे में बात हो रही है, वो 60,000 मेगावाट यानी कि 60 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा। जो पहले आप देखेंगे 3 गॉर्जेस बांध से 22,500 मेगावाट होती थी। अब जो बनाया जा रहा है बांध, जो कि सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो जो है 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा, तो उससे काफी ज्यादा है। ठीक है, ओल्ड वाले से काफी ज्यादा है। क्या नाम है इसका, ये तिब्बत में चीन की बृहद बांध परियोजना मोटुओ मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन। क्लियर है। चलिए इसमें और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, तो चीन इस बांध के जरिए, अब देखिए यहाँ पर भारत के लिए चिंता का विषय ये क्यों बन रहा है कि इस प्रकार का बांध अगर बनाएगा तो भारत के लिए थोड़ा सा भू राजनीतिक चिंता का विषय होगा। जैसे चीन इस बांध परियोजना के जरिए क्या करेगा, जल प्रवाह को नियंत्रित कर देगा। ठीक है, अब रोक लेगा तो पानी भारत में नहीं आ पाएगा, तो भारत जलापूर्ति से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, कई सारे विशेषज्ञ उनका मानना है कि युद्ध की स्थिति में भी वो ऐसी परिस्थितियां कर सकता है चीन क्या करेगा, इसका युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के समय रणनीतिक रूप से इसका मिसयूज भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि इसे वाटर बम करार दिया जाए, यानी कि पेमा खांडू जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा इसको वाटर बम कहा जाए, क्योंकि ये किसी भी बड़े परमाणु से भी ज्यादा भयानक चीज हो जाएगी अगर उसने पानी रोक दिया या पानी एक्स्ट्रा छोड़ दिया चीन ने। ठीक है, तो बहुत ही चिंता का विषय है नजदीक के, क्योंकि सीमा के नजदीक स्थित होने के कारण अरुणाचल प्रदेश के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज उनके लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। भूकंपीय दृष्टि से भी देखें तो बहुत ही संवेदनशील एरिया है ये, और आपदा जोखिम पर भी ध्यान दिलाया गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रभाव को गंभीर हो सकते हैं अगर ये बांध बनता है तो। ठीक है, इससे सामाजिक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। भारत अगर इस स्थिति से निपटना चाहता है तो रणनीतिक जल संचयन परियोजना जैसे जल प्रबंधन योजना पर भी काम करना चाहिए, जो कि कर रहा है। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश में ध्यान देना है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना पर प्रगति शामिल है। तो किसके एवज में इसको लाया जा रहा है, तिब्बत में चीन की बृहद परियोजना बांध परियोजना के एवज में ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में भारत के द्वारा इस प्रकार से बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका इजराइल का सीरिया पर हमला। ठीक है, इजराइल का सीरिया पर हमला, ये देखेंगे 2024 में, बस इतना याद रखिएगा, बशर अल असद शासन के पतन के बाद सीरिया में शांति शून्य उत्पन्न हो गया है, जिसका फायदा उठाकर क्या हुआ, इजराइल ने दक्षिण पश्चिम सीरिया पर कब्जा कर लिया है। और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षित एंगेजमेंट जोन, ठीक है, UNDF जोन में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण इलाकों पर, गांवों पर कब्जा भी जमा लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 पेज नंबर क्या कहता है, अगला टॉपिक है आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र। यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्पष्ट हो रहा है, हाँ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं।
यहाँ कह रहे हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का ये 47वां वार्षिक सत्र है और ये जो है पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में इसको संपन्न किया गया है। और बता दें कि पिछले वर्ष क्या हुआ था, विश्व धरोहर की समिति का 46वां सत्र कहाँ हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। 46 सत्र जो इसका हुआ था वो लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इस साल कहाँ हुआ है, इस साल मैंने बताया कि यहाँ पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। यानी कि 47 सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 26 नए स्थल सूचीबद्ध किए गए। 26 स्थलों को नए तरीके से सूचीबद्ध किया गया, उसमें कुछ क्राइटेरिया से डिवाइड किया गया, जैसे कि 21 सांस्कृतिक स्थल होंगे, इसमें 4 प्राकृतिक होंगे और 1 मिश्रित होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन किसके अंतर्गत आएगा और भारत की स्थिति क्या है उसको थोड़ा देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 47 सत्र में दौरान यहाँ पर इतने जो है 26 नए स्थल सूचीबद्ध किए गए। मेडागास्कर के अगर देखें तो अस्ति नानाना के वर्षावन मिस्र तीन जो है पुराने शहरों को अब संकटग्रस्त धरोहर की सूची से हटा दिया गया। वो कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, पीटी के लिहाज के बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मेडागास्कर के अस्सी नानाना के वर्षावन, और दूसरा क्या है मिस्र के अबूमेना, लीबिया के गदामेस जो है, गदामेस को जो है, इन तीनों को पुराने शहर के जो संकटग्रस्त के अंतर्गत इनको रखा गया, धरोहर की सूची से अब हटा दिया गया, ठीक है। इसमें धरोहर सूची में यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग भारत के लगभग 44 स्थल हो गए, पहले 43 थे, अब 44 हो गए। 44 में भी 36 सांस्कृतिक थे, 7 प्राकृतिक थे, 1 मिश्रित है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, एक नज़र डालने की बात करें, तो आप देखेंगे 2001 के भारत के जो हाल के वर्षों में इसमें शामिल किया गया है। इसमें देखेंगे 2021 में धौलावीरा एक हड़प्पाकालीन शहर को, ठीक है। 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल होयसल के पवित्र मंदिर को। 2024-25 में अगर ध्यान देंगे तो 2025 में मोइदम्स को, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु से संबंधित है, इन दोनों से संबंधित है, और 2025 में इसमें शामिल किया गया है। जैसे मराठा सैन्य परिदृश्य की अगर बात की जाए तो थोड़ा ध्यान देने की, एक पॉज लेने की जरूरत है। इसमें कौन कौन से शहर आएंगे, इसमें 44 विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाहर के किलों का समूह, जिसका निर्माण आप देखेंगे 17वीं सेंचुरी के अंतिम भाग में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान में हुआ था। अब इसमें क्या क्या आएगा, रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, राजगढ़, सिंधुदुर्ग, लोहागढ़ हो गया, ठीक है, विजय दुर्ग हो गया, सालेर हो गया, सुवर्ण दुर्ग हो गया, खंडेरी हो गया, पन्हाला हो गया। ये सभी क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी जो इनको विश्व धरोहर स्थित में रखा, विश्व धरोहर के स्थल में रखा गया, ये सारे महाराष्ट्र से हैं। बस एक ऐसा है जो तमिलनाडु से, उसका नाम क्या है, जिंजी। तो जिंजी क्या है, तमिलनाडु में स्थित किला है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बाकी मराठा में सैन्य परिदृश्य में आप देखेंगे ज्यादातर सभी महाराष्ट्र से, वह जिंजी तमिलनाडु से, इसको याद रखिए। रीजन, जब आपको एक याद रहेगा कि तमिलनाडु से, तो बाकी ऑटोमेटिकली आपके महाराष्ट्र के हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है जिंजी को भी महाराष्ट्र के अंदर डालकर आपसे पूछा जाए, जबकि जिंजी तमिलनाडु में स्थित है, इसको इसके अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा गया है। स्पष्ट हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुल्गारिया के यूरोजोन में प्रवेश की स्वीकृति मिल गई है। तो यहाँ पर देखते हैं यूरोपीय संसद ने क्या किया कि बुल्गारिया के यूरो मुद्रा अपनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से अब क्या होगा, बुल्गारिया की आधिकारिक जो मुद्रा यूरो है होगी, और ये यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बनेगा, ठीक है। 1 यूरो बराबर इनका एक देखेंगे 1.9558 लेव होता है। लव से लेव याद रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना है। बुल्गारिया के अलावा यूरोपियन यूनियन के कुल 27 में से 27 में से 6 देशों ने इस यूरो मुद्रा को अब तक नहीं अपनाते हुए राष्ट्रीय मुद्राओं का प्रयोग जारी रखा। यानी कि अभी भी इसको 27 में से 6 देशों ने इसको अपनी नहीं अपनाया है। रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। इसमें देखेंगे इन सदस्यों ने 25 देश यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं, और ये है कि साइप्रस और आयरलैंड जो कि यूरोपीय संघ के सदस्य शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं हुए हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है, ठीक है, नहीं है। बस एक चीज और याद रखना है, 1990 में तत्संबंधी शेंगेन कन्वेंशन हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये कब हस्ताक्षरित हुआ था, 1990 में हुआ था। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 75 में देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। जैसे शीर्ष तालिबानी नेताओं के विरुद्ध आईसीसी की गिरफ्तारी वारंट। इसमें 2 चीजें याद रखनी, जैसे आपको याद रखना है कि इसमें 2023, 24 और 25 में किस नेता को गिरफ्तार। जैसे 2023 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, नवंबर 2024 में किसको, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। और 2025 में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान के तालिबान के सबसे उच्च नेता, जिनको हिबतुल्लाह अंखुद ज़ादा
और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट किया। तो 2023, 2024, 2025 में किस किस को गिरफ्तारी के वारंट जारी किया था? किसके अंतर्गत? तालिबानी नेताओं के विरुद्ध आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत इनका वारंट जारी किया गया था। ठीक है। पेरू में नेक्स्ट है, पेरू में प्राचीन शहर की खोज की गई है। थोड़ा सा यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि पेरू में ये उत्तरी पेरू के जो पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने पेरू के उत्तरी लीमा क्षेत्र के हुआरा प्रांत में लगभग 3500 से 3800 वर्ष पुरानी एक प्राचीन नगरी पेनीकू की खोज की है। और ये 18 प्रमुख प्राचीन इमारतों में मिली है, जिसमें सार्वजनिक भवन, मंदिर, आवासीय संरचना इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है। बस सीरिया के अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता की अगर बात की जाए तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं, समझिए। वापस आते हैं। गृह युद्ध के दौरान क्या हुआ? प्रतिबंधों और निलंबों के सामना करने वाले सीरिया के लिए अब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का मार्ग खुल गया, यानी कि सीरिया की अंतर सरकारी संगठनों में वापस से सदस्यता की बात चलने लगी है। कई 13 वर्षों बाद, कुछ में किसी में 12 वर्षों बाद, किसी में 14 वर्षों बाद वापस शामिल होगा। जैसे बस इतना याद रखना है इसमें कि यूनियन फॉर द मेडिटेरियन, ठीक है, यूएफएम में इसका पुनर्प्रवेश हुआ है। कब पुनर्प्रवेश हुआ है? 14 वर्षों के बाद। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी में पुनर्प्रवेश कब हुआ है? इसकी बहाली कब हुई है? 13 वर्षों के बाद हुई है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाकी इनका मुख्यालय देख लेना। अरब लीग में सदस्यता में वापसी 12 वर्षों के बाद हुई है और इसका मुख्यालय का है काहिरा में है। ठीक है। और किसका? अरब लीग का जो मुख्यालय का है काहिरा में है। ओआईसी यानी कि इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय जिहाद में है। इसके बाद आप देखेंगे यूनियन फॉर द मेडिटेरियन में मेडिटेरियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आप देखेंगे बार्सिलोना में है। ठीक है। तो कब कब इसको 14 वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद और 13 वर्षों बाद इसकी पुनर्बहाली की गई है। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सीरिया का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वापस से सदस्यता दे दी गई एक लंबे समय के बाद। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट। तो जो है दान देने की जो क्षमता की बात की गई, जैसे चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिनीज रिपोर्ट। ये ध्यान रखना है कि किसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। पहला स्टेटमेंट सवाल का यही होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स किसके द्वारा? चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा। इसके अनुसार नाइजीरिया जो है विश्व की सबसे उदार देश माना जाता है। 2024 में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत जो उनकी आय होती है उसका औसतन 2.83% दान दिया है। तो नाइजीरिया नंबर 1 पर है, किसमें? गिविंग रिपोर्ट के अंतर्गत। अब बाद में उसके बाद दान की गई व्यक्तिगत आय में औसतन प्रतिशत के अनुसार देखें तो फिर मिस्र आता है, चीन और घाना आता है, केन्या आता है, फिर उगांडा आता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा नाइजीरिया ने किया है, ये याद रहेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पेज खोलते हैं। इसमें और देखते हैं किस किस की क्या वो है रैंकिंग। भारत को इसमें कतर और यूएई के साथ संयुक्त रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर में क्या 2024 में इसकी 26 रैंक थी, लेकिन 2025 में 7th रैंक पर ही आ गया है। इन तीनों देशों कौन से रैंक पे? 7th रैंक पे कौन कौन से देश हैं? कतर, भारत और यूएई है। इन्होंने व्यक्तिगत आय का लगभग 2024 में कितना दिया है? 1.92% दान किया है। ठीक है। भारत की स्थिति हमें पता चल गई, 2025 में 7th रैंक पर और लास्ट टाइम 26वें रैंक पर था। अब इसके बाद रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता दे दी गई है। इसको बस थोड़ा इतना ही याद रखना है और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे शांति समझौते को वाशिंगटन अकॉर्ड जो है, अच्छा दूसरा है डीआर कांगो रवांडा शांति समझौता। क्या है ये? जो है इसमें ध्यान दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। डीआर कांगो रवांडा शांति समझौता, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और रवांडा ने एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका लक्ष्य क्या है कि डीआर कांगो में जो दशकों से संघर्ष जारी रहा है ना, उसको समाप्त करना। सबके लिए महत्वपूर्ण क्या है? सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को आपस में बढ़ावा देना है। ठीक है। तो आइए इसमें थोड़ा सा देखते हैं। शांति समझौते को वाशिंगटन अकॉर्ड भी कहा गया है और वहाँ के जो विदेश मंत्री के हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में इनसे मुलाकात हुई। देखिए डोनाल्ड ट्रंप आपको सब देश में हर जगह मिलेंगे उस प्रकार से कार्यक्रम करते हुए। ठीक है। बातचीत करते हुए। ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं इसमें वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भी देखेंगे आइसलैंड मेरे को लगता है सबसे पहले नंबर पे। देखते हैं कौन है इसमें। ठीक है। विश्व में शांति के स्तर पर मापने वाला एक प्रमुख वार्षिक सूचकांक है, जिसे ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। तो इसमें लगभग 2023 में 163 देश और क्षेत्र शामिल थे। आइए देखते हैं इसमें आगे की स्थिति क्या है। ठीक है।
आगे की स्थिति देखते हैं इसमें क्या है। आइए देखिए, ठीक है, इसमें इसके बाद है यहाँ पर वैश्विक शांति स्तर में जीपीआई 2025 में 0.36% कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि गिरावट जो है दर्ज की गई है पहले से अब तक पिछले वर्षों में। देखें, अब देखिए आइसलैंड फिर से टॉप 5 के अंतर्गत कौन कौन है इसमें। जैसे आइसलैंड मैंने कहा फिर से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है। आइसलैंड देखिए, ठंडा ठंडा, ठीक है, आइसलैंड तो दिमाग ठंडा रहता है, तो वहां पर शांति बनी रहती है, कुछ इस प्रकार से याद करने का तरीका। तो आइसलैंड फिर से विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण देश बन गया है, ठीक है, रैंकिंग 1 पर। इसके बाद 5 शांतिपूर्ण देश जिसमें आयरलैंड, आयरलैंड रैंक 2 पर आयरलैंड है, ठीक है, आइसलैंड पहले नंबर पर, रैंक 2 पे आयरलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड है। और अगर रशिया की बात करें, अब देखिए रशिया किस स्थिति में होगा, तो पहली बार इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर पहुंचा है। इसको समझिए, रशिया क्यों अंतिम पायदान में, जैसे रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध की बात चल रही है उसका पूरा फोकस यूक्रेन पर है, तो वहाँ शांति कहाँ से बहाल होगी, ठीक है। तो अभी इस साल ऐसा हुआ है पहली बार कि सूचकांक में अंतिम जो है पायदान पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण क्या है, यूक्रेन युद्ध है, ठीक है। यूक्रेन अगर देखेंगे तो फिर सूडान, ये सब देश निचले स्तर पर है। भारत की स्थिति की बात करें इसमें, ठीक है, वैश्विक शांति स्तर पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में तो भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और पश्चिमी और मध्य यूरोप में विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र माना गया है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र का विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र बना हुआ है, ध्यान रखना है। और वहीं दक्षिण कोरिया विश्व का सबसे बड़ा अशांत क्षेत्र माना गया है। दक्षिण एशिया, माफी चाहती हूँ, दक्षिण एशिया विश्व का सबसे दूसरा अशांत क्षेत्र, और पहला अशांत क्षेत्र कौन है, मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीका, ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या है। जैसे बांग्लादेश की स्थिति की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की रैंकिंग सबसे नाटकीय गिरावट आई, यानी कि वह पहले 33वें स्थान से फिसलकर सीधे 123वें स्थान पर पहुंच गया, जो आंशिक रूप से वहां की जो राजनीतिक उथल पुथल है, दमनकारी घटनाएं, उनके परिणामों का ही परिणाम है भाई ये। और क्या है, शांति इंडेक्स क्या देख के देगा, बातों से तो नहीं देगा ना, वहां की क्रियाकलाप को देखने के बाद ही इसको रखा गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, लिवेबिलिटी, ओके सूचकांक है ये, ठीक है, लिवेबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी होगा, लिवेबिलिटी सूचकांक 2025। अच्छा, इसको कौन जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको सूचकांक को जारी किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोपेनहेग जो है इस सूचकांक में, जो 173 शहरों का जो सूचकांक इसमें जारी किया गया है, इसमें शीर्ष स्थान पर कोपेनहेग है, यानी कि डेनमार्क है, और यह विश्व में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है। मतलब जहाँ पर लिवेबल यानी कि रहने योग्य जो स्थान होता है ना, उसमें कोपेनहेग सबसे नंबर 1 पर आपको इस इंडेक्स में दिखाई देता है। अगर टॉप 5 में और शहरों की बात करें तो कोपेनहेग पहले नंबर पर, दूसरे पे वियना है। अगर नागरिक अशांति, पहला याद रखना है कोपेनहेग है। इसके बाद नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण यहाँ पर देखेंगे कि दमिश्क यानी कि सीरिया सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर है सीरिया, ठीक है। सबसे अधिक सुधार प्रदर्शित करने वाला शहर कौन सा है, सऊदी अरब का शहर है, यानी कि सबसे ज्यादा सुधार कहाँ पर देखने को मिला है, तो सऊदी अरब का शहर अल खोबर है, जिसकी रैंकिंग 13 स्थानों का सुधार इसमें देखने को मिला है, ठीक है। कनाडा के कैलगरी शहर में सबसे ज्यादा गिरावट वाला शहर रहा है, यानी कि अब 5वें स्थान से गिरकर ये 18वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत की स्थिति की बात इसमें की नहीं गई है, चलो ठीक है, रहने योग्य शहर में, ठीक है, भारत नहीं है, चलो ठीक है। इसके बाद इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल की रिपोर्ट देखेंगे तो 2025 में क्या कह रहे हैं कि ये जो है वर्ल्ड आर्थिक मंच के द्वारा, किसके द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। आप कह रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर लैंगिक अंतराल का लगभग 69% समाप्त हो गया, यानी अभी भी मतलब लैंगिक जो डिफरेंस था, असमानता थी, वो 69% तक समाप्त हुई है पूरे विश्व में, लेकिन अभी भी 31% जो है अंतराल बाकी दिखाई देता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम, क्या ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह से लैंगिक असमानता समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी मान लीजिए 100% पूर्ण लैंगिक समानता जो है हासिल करने में लगभग अभी 123 वर्ष पूरे लगेंगे,
लगभग, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि कोई भी देश पूरी तरह से समानता नहीं पहुंचा है, पूर्ण समानता की बात पे नहीं पहुंचा है। और आइसलैंड लगभग 16th वर्ष में 16 वर्षों में विश्व में पहले स्थान पर निरंतर बना हुआ है। देखिए आइसलैंड यहाँ पर भी है जहाँ पर पीस भी है, और वहाँ पर लैंगिक समानता भी है, ये याद रखना है। पीस बोले तो जहाँ पर आपका आइसलैंड, हाँ, सबसे शांतिपूर्ण देश भी आइसलैंड है, और सबसे देखेंगे पूर्ण समानता वाला जो देश है वो भी आइसलैंड है, याद रखना है, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर अगर हम देखें तो देखिए पाकिस्तान का नाम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 देश पाकिस्तान है, सूडान है, चाड है। और दक्षिण एशिया में 2025 में बांग्लादेश जो है 77.5% प्रतिशत लैंगिक असमानता है। भारत की बात करें तो भारत 131वें स्थान पर लैंगिक असमानता में आता है, जबकि पीस इंडेक्स में देखें तो भारत 115वें स्थान पर आता है। मैंने लिख दिया है, याद रखना। इस प्रकार से याद रखेंगे तो याद रहेगा। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2025 में आई है, जिसको 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के द्वारा ये एजेंडा शुरू किया गया था कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे, पूरा विश्व मिलकर। इसी के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। पेज नंबर 78 आप खोल लीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि ये 10वां संस्करण है इस रिपोर्ट का, और ये जो है इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या होगा 2025 में। मैंने कहा था कि विषयों को बहुत याद रखना है कि इसका थीम क्या है, विषय क्या है, शीर्षक क्या है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछता है। जैसे फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, ठीक है। इस सूचकांक में किसी देश को प्राप्त स्कोर सबसे खराब संभावित परिणाम स्कोर 0 होगा, और लक्ष्य अगर जिसने पूरा किया होगा उसका स्कोर 100 होगा। उसके बीच की स्थिति को यहाँ पर बताया जाता है। तो टॉप 5 देश इस सूचकांक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कौन से 5 देश हैं, जैसे फिनलैंड है पहले नंबर पे, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है। सबसे निचले स्तर में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें भारत की स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो है भारत 166 देशों में से 109वें स्थान पर है, ठीक है। भारत किसमें 109वें स्थान पर, कितने देशों में से, 166 देशों में से, ठीक है। और 2025 में भारत के पड़ोसी देशों की अगर रैंकिंग दी जाए तो चाइना 49, मालदीव 53, पाकिस्तान 140 और श्रीलंका 93 पर है। क्लियर है, भारत की स्थिति 109वें स्थान पर है 166 देशों में। क्लियर है। चलिए अगला आपका है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने टिक लगाया है कि नहीं, ओके, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है, इसमें ये कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहले तो हमें यही समझना है। ये 37वां संस्करण है, और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड में स्थित विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है, और 69 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान करता है। शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है, सबसे निचले क्रम में वेनेजुएला है। भारत कहाँ पर है इसमें, भारत 41 पोजीशन पर है। कितने देशों में, यहाँ पर 69 अर्थव्यवस्थाओं में 41 पोजीशन पर भारत। 2024 में 39 पर था, ठीक है, याद रखना। 2024-25 का आंकड़ा भारत के संदर्भ में याद रखना कि गिरावट हुई है या अच्छी प्रगति की है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, यानी कि ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स अपनी तरह की सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सबसे उच्च शिक्षा संस्थानों पर प्रकाश डालती है। जैसे कि ये 22वां संस्करण इसका आया है, ठीक है, इस रैंकिंग का। और इसके अंतर्गत अगर हम शीर्ष पूरे वर्ल्ड में देखें तो 5 संस्थान, जैसे मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान USA का है। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत में कौन सा है, कौन कौन से इसमें जो है आते हैं। जैसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में शीर्ष 5 भारतीय संस्थानों में जैसे 123वीं रैंक IIT दिल्ली की है, फिर 129 रैंक IIT बॉम्बे की, 180 रैंक IIT मद्रास की, 215 रैंक IIT खड़गपुर और 219वें रैंक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना भारत के संदर्भ में, ठीक है। इजराइल ईरान युद्ध की बात की जा रही है तो ऑपरेशन राइजिंग लॉइन इसको जो है नाम दिया गया इस हवाई हमले को। ईरान पर जो व्यापक हवाई हमला हुआ है, मुख्य रूप से इजरायली वायुसेना और गुप्तचर एजेंसी मोसाद शामिल थे इसमें, ठीक है। ईरान के यहाँ पर आप देखेंगे इसे अंग्रेजी में राइजिंग लॉइन कहा गया, यानी कि शेर की भांति उदित होती कौम एक तरीके से, ठीक है। इसके प्रतिकार के रूप में ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 3 के तहत जो है मिसाइल और ड्रोनों के जवाबी हमले शुरू किए, जिसमें इस्लामी
इजरायली सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया था। ठीक है, इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका इसराइल के समर्थन के तौर पर ज़्यादा हमें दिखाई देने को मिली है। ठीक है, इसके द्वारा आप देखेंगे ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला किया गया अमेरिका के द्वारा, जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला हुआ था, उससे संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर भारत ने ईरान और इसराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन जो भी 2024-25 में आए हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो ऑपरेशन सिंधु पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है, तो ये आपका ईरान और इसराइल से जो भारतीय नागरिक है उनको वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपका। इसके बाद अगला आपका क्या टॉपिक है, यहाँ पर भारत में चुना गया ECOSOC का सदस्य। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई 1945 में ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है ये। और यहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुख्य रूप से कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिनमें से भारत के साथ चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान इसमें निर्वाचित हुए हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक एक कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय महासभा का न्यूयॉर्क में स्थित है। ये परिषद संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट अभिकरणों, 8 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोग के कार्यान्वयन को समन्वित करती है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और देखें तो भारत की सक्रिय भागीदारी आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्य और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने में सहायक होगी इसके अंतर्गत। ठीक है, यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य, वही बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, इस सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 5 स्थायी और 10 अस्थायी यानी कि निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन स्थायी सदस्यों में हम सबको पता है कौन कौन है, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। जबकि शेष 10 में अस्थायी में सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2-2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभाएं यानी कि UNGA के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये तो उसका बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये नए निर्वाचित सदस्य वर्तमान में अस्थायी सदस्य जैसे अल्जीरिया, ग्याना, ये सब इसमें जोड़े गए हैं। पर अगर प्रेजेंट टाइम में देखें सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्यों में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 सीटें जो हैं बची हुई हैं 5 रिक्तियों में से, जैसे अफ्रीका, एक एशिया प्रशांत, एक पूर्वी यूरोप, एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई समूह के लिए थी। ये किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा के 193 सदस्य देशों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना अनिवार्य है। बेसिकली उसका स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर आपको दिया गया है अस्थायी सदस्यों को लेकर। पेज नंबर 80 खोल लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपका आ जाता है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये 3 मई के एक दिन जो पहले फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको जो है जारी किया है, 23वां संस्करण। क्लियर है, विश्व के 180 देश और उनके क्षेत्रों की रैंकिंग के अनुसार इसको यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। जैसे 2025 में आप देखेंगे कि वैश्विक स्थिति को पहली बार कठिन स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में वर्ष 2025 में पत्रकारिता करने की स्थिति कठिन या फिर अति गंभीर यानी कि डिफिकल्ट और वेरी सीरियस हो गई है, जबकि 4 में से एक से भी कम देश में स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। ठीक है, अब इसके अनुसार यहाँ पर उत्तर पूर्व अफ्रीका क्षेत्र है जिसमें सबसे खराब स्थिति हमें प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत दिखाई देती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से, जैसे नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड है। ठीक है, निचले 3 स्थलों में अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं, तो एरिट्रिया है और उत्तर कोरिया है, चाइना है। भारत की स्थिति कहाँ है इसमें, तो भारत ने 32.9 से स्कोर के साथ 151वां स्थान प्राप्त किया, जहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता की रैंकिंग यहाँ पर प्रदान की गई है। ठीक है, इसके बाद विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024 क्या कहती है आपकी, ये इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसको जो है रिपोर्ट जारी की गई है, और यहाँ पर इतने बिलियन $USA तक ये पहुंच गया, जो लास्ट ईयर 9.4% से ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्व की सकल घरेलू उत्पाद के में सैन्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2024 में 2.5% स्तर पर रहा है, जबकि 2023 में 9.4% पर रहा था। थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब इसमें रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व के सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश कौन कौन से, जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करते हैं वो आपका USA है। ठीक है, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 के देश बता रही हूँ, USA है और चाइना है, और यहाँ पर और देखिए कौन कौन से हैं,
तो यहाँ पर यूएसए, चाइना है, रशिया है। ठीक है, अगर भारत की स्थिति इसमें देखी जाए तो भारत सैन्य व्यय में 2024 में जीडीपी का 2.3% रहा है। कितना? 2.3%। ठीक है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देखेंगे कुछ देश और उनका स्कोर देखेंगे, जैसे तिसिंग गहुआ यूनिवर्सिटी चाइना की, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है। भारतीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो उसमें देख लेते हैं किसको कौन सा रैंक मिला है, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 38 रैंक मिला है, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को 111 रैंक मिला है। ठीक है। आईआईटी इंदौर को 131, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम केरल में 140, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज मंजूल हिमाचल प्रदेश को 146वां रैंक मिला है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय में 146वां रैंक, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी जो विश्वविद्यालय है वो है 146वें स्थान पर। ठीक है, बेंगलुरु एशिया में 38 स्थान पर है। तो बस जो भारत के संदर्भ में उसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विश्व सामाजिक रिपोर्ट में। ठीक है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट में यहाँ पर देखेंगे, विश्व सामाजिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका शीर्षक इस बार क्या है? अ न्यू पॉलिसी। ठीक है, अ न्यू पॉलिसी। इसको हम आगे देखते हैं, पेज नंबर 81 में आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जीवन संतुष्टि के आकलन के तहत विश्व भर में 60% से ज़्यादा लोग संघर्ष यानी कि स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, यानी कि 12% लोग पीड़ा में हैं आज भी। विश्व में 69 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी में, यानी कि हर रोज़ $2.15 से भी कम जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, विश्व बैंक ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को $2.15 से बढ़ाकर $3.00 प्रति व्यक्ति कर दिया है, इसको याद रखना है। जबकि 69 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा, यानी कि हर रोज़ इस $, से भी कम जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको 2017 में इसका ये आधार था, 2025 में आधार $3.00 कर दिया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में रहा है। 2010 से अब तक राज्य आधारित संघर्षों में की संख्या 2 हो गई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पवन रिपोर्ट, यहाँ पर वैश्विक पवन रिपोर्ट जो ऊर्जा परिषद के द्वारा लाई गई है, और यहाँ पर अगर हम देखें चाइना का इतना गीगावाट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतना, भारत का देख लेते हैं। कुल स्थापित क्षमता 48.2 गीगावाट है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, आइए देखिए, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो ये भी ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की गई, एटलीस्ट ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक में टॉप 5 देश कौन से? यूएसए है, यूके है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? 55 देशों में भारत की स्थिति इसमें क्या है? 43वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद चाइना वाना 24 पे है, भारत 43वें पे है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 की अगर मैं बात करूं तो अंकटाड द्वारा जारी, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए एक बार क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए जरा सा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, शायद क्लास को लेकर ही मेरे ख्याल से आ रहे हैं मैसेजेस। ठीक है, चलो। हाँ, तो यहाँ अंकटाड द्वारा जारी प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट 2025 की चेतावनी देती है कि कृत्रिम बौद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रगति का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये समावेशी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। यानी कि ये ग्रोथ तो करेगा पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सबका नहीं होगा। जैसा कि कल हमारी 8 बजे लाइव क्लास थी, कल द हिंदू में आर्टिकल भी ये था कि एआई क्या करेगा आने वाले समय पे, कि कुछ लोगों को अमीर करेगा लेकिन बहुत से आम लोगों को गरीब कर देगा। क्यों? क्योंकि जो स्किल्ड नहीं होंगे ना, खुद को रीस्किल्ड नहीं करेंगे, तो वो और गरीबी के स्तर में नीचे चले जाएंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर ये जो रिपोर्ट आई है इसका केंद्रीय विषय देखा जाए तो विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और 2033 तक हमें क्या करना है, ये रिपोर्ट कहती है कि 2033 तक एआई का बाजार मूल $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो विश्व की मात्र 100 कंपनियां, मुख्य रूप से अमेरिका, चीन के द्वारा वैश्विक व्यवसाय वित्त पोषित रिसर्च एंड डेवलपमेंट का व्यय का 40% हिस्सा वहन किया गया है, किसमें? एआई के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एआई विश्व भर में 40% रोजगार को प्रभावित करेगा आने वाले समय पे, जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापन के बारे में, यानी कि डिमांड तो होगी पर सप्लाई उतनी नहीं होगी, और देखेंगे कि यहाँ पर वृद्धि होगी लेकिन स्वचालन और नौकरी विस्थापित के बारे में बहुत सारी चिंताएं हमारे समाज में उभर कर विश्व में आने वाली है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की अगर बात की जाए
तो जिसको हम देखेंगे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। पेज नंबर 82 खोलिए। इसमें क्या चीज़ें कह रहे हैं कि ये 12वां संस्करण जारी किया गया है। इसका कौन सा 12वां संस्करण जारी किया गया है। 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन करता है और 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट फिर से लगातार 10 ईयर से इस्लामिक स्टेट विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्रमशः 94 और 45% दर्ज किया गया है। और जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है उसके अनुसार आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित 5 देश कौन से हैं। बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली और नाइजर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या है, तो 6.411 स्कोर के साथ 14th पोजीशन पर है और 2024 में भी ये 14 पोजीशन पर था। तो दोनों पोजीशन सेम है 2024 में भी 2025 में भी। ठीक है, अब जैसे 5 आतंकवादी प्रभावित सबसे ज्यादा देश कौन से, बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली, नाइजर, इनके कैपिटल्स देख लीजिएगा और ये पोर्शन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत हाई आतंकवादी प्रभावित देशों में शामिल हो जाता है। इस रिपोर्ट कौन सा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 क्या कहती है, देखिए कौन सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, किसके द्वारा जारी करता कौन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर के द्वारा गैपल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड की साझेदारी में इसको प्रकाशित किया जाता है। और ये वर्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें फिनलैंड को लगातार 8 साल से विश्व के सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया। और टॉप 5 में अगर अन्य देश देखें तो पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। ठीक है, अगर अंतिम स्थान देखें जैसे कि 147 देशों के में सूची जारी की गई है, तो 147 स्थान यानी कि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। विश्व का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान माना जाता है, सबसे हैप्पीएस्ट देश फिनलैंड, सबसे दुखी देश अफगानिस्तान। ठीक है, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन में अगर हम देखेंगे तो 2017 में प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह जो है इसका आयोजन मियामी के बीच फ्लोरिडा में किया गया है। इस बार रिपोर्ट में दान के संदर्भ में शीर्ष देश इंडोनेशिया है। 2025 की अगर समग्र रैंक देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो भारत 118वें स्थान पर है और इस वर्ष दान देने वाले में 57 पोजीशन पर, समाज सेवा में 10वें स्थान पर भारत है। ठीक है, तो इस इंडेक्सेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। चाइना ये है। इसके बाद विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो ये रैंकिंग अपनी तरह की सबसे व्यापक है जो वार्षिक आधार पर विश्व भर के सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ संस्थानों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, जैसे कि 2025 में इस रैंकिंग में कला और मानकी श्रेणी में शीर्ष स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए रहा है। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखेंगे, पहले हम ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी आप देखेंगे कौन रहा है, यूएसए रहा है जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जीवन विज्ञान और मेडिसिन की श्रेणी में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए रहा है। प्राकृतिक विज्ञान में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए रहा है। सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए रहा है। ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल पर। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बात की जाए तो जैसे आप देखेंगे कि कला और मानकी श्रेणी में भारत में भारतीय संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी श्रेणी में भारतीय संस्थान आईआईटी दिल्ली, जीवन विज्ञान एवं मेडिसिन में भारतीय संस्थान में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान रहा है। प्राकृतिक विज्ञान में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु रहा है। सामाजिक विज्ञान में प्रबंधन में आईआईटी दिल्ली रहा है। तो भारत और वर्ल्ड में कौन रहा है, वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे सब में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, भारत के कॉन्टेक्स्ट में सभी क्षेत्रों में अलग अलग रहे हैं, तो उनको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो देखिए जब ये मैं यहाँ पढ़वा रही हूँ तो अपनी बुक में आप भी इस प्रकार से टिक राइट करते रहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से टिक राइट करते रहिए, सही क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसको करते रहिए। इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो लास्ट डेज में इनको रिवाइज करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसको ना बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते चलिए साथ साथ में। ठीक है, मैं पढ़ने के बाद ही आपको इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट उसको पिक्चर क्लिक करके डालती हूँ ताकि आप देखते भी रहिए, सुनते रहिए और वही वही हाईलाइट करते रहिए, तो इजी हो जाता है। इसको और इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने मॉर्निंग में मंडे टू सैटरडे जो है सुबह 10 बजे सीरीज चलाई है जिसमें हम अपना पूरा आई दृष्टि बेस्ड एमसीक्यूज को करते हैं, तो उसको भी देखते रहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया है
फिर इसके बाद यहाँ पर आता है यूएन विश्व जल विकास रिपोर्ट। तो विश्व जल मूल्यांकन का कार्यक्रम तैयार किया, समन्वित किया गया है। इस रिपोर्ट में देखेंगे हिमनद हिममंडल की रक्षा के लिए वैश्विक समुदाय को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, हिममंडलीय विज्ञान के लिए कार्रवाई के दशक 2025 से 2034 की शुरुआत की है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। पेज नंबर 82 पे था ये। 83 पेज नंबर निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या है, इसमें और जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या कहा गया है कि हिमनदों के संकट का आकलन करेगा, जिसमें आप देखेंगे एंडीज हिमनद जो साउथ अमेरिका में है, 1980 से अब तक 30 से 50% तक ये सिकुड़ चुका है। और इसका उद्गत जो इसकी उद्गम नदियां हैं, अमेजन नदी में लगभग 50% जल का स्रोत यहीं से आता है। ठीक है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय हिमनदों में माउंट केन्या, रवेंजोरी पर्वतों पर हिमनद वर्ष 2030 से पहले और किलिमंजारो पर 2040 तक ये समाप्त हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट आंकड़ा याद रखना है। हिंदू कुश काराकोरम हिमालय की बात की जाए तो इस क्षेत्र को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, यानी कि 2100 वर्ष में आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा हिमनद हानि का अनुमान बताया जा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर वाटर किन किन क्षेत्रों में ज्यादा यूज होता है, जैसे कृषि पर 72% जल का यूज होता है, औद्योगिक में 15%, घरेलू में 13%। और वर्ष 2000 से 2021 के बीच में जल की वैश्विक मांग 14% वृद्धि हुई है, मुख्यतः कहाँ कहाँ पर, शहरीकरण में और आर्थिक विकास के कारण। और 4 अरब लोग आज भी वर्ष के किसी न किसी समय गंभीर जल संकट का सामना करते ही हैं। 2.2 अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी तक पहुंच नहीं है। ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हमारे सामने बढ़ती जा रही हैं। और आने वाले शताब्दी में, पिछली शताब्दी में 12,000 से ज़्यादा मृत्यु का आगमन किसके कारण, ये ग्लेशियर्स वगैरह फटने और पिघलने के कारण हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, बाल मृत्यु दर में स्तर में रुझान रिपोर्ट आई है, जिसको संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान हेतु अंतर एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। और कहते हैं कि 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु जो 5 वर्ष की आयु के पहले ही हो गई है। 2.3 मिलियन नवजात शिशु हैं, यानी कि एक माह से कम आयु के बच्चों की इसमें मृत्यु देखी गई है। 2023 में 2.1 मिलियन बड़े बच्चे, किशोर या युवाओं की मृत्यु हुई, यानी कि वर्ष 2000 से 2023 के बीच में 170 मिलियन बच्चे अपने 5th बर्थडे से पहले ही मृत्यु हो जाती है। और अगर इस रिपोर्ट की माने तो भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए कुछ प्रगति भी की है। ठीक है, प्रगति भी की है, जैसे 2000 से 2023 के बीच में 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर 70% में गिरावट भारत में देखने को मिली है। वर्ष 2000 से 2023 के बीच में भारत की जो नवजात मृत्यु दर है उसमें 61% की गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ा सा रीड आउट इसको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, विश्व में प्रमुख शस्त्रों के हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां शीर्ष के द्वारा जारी की जाती है। और सबसे ज्यादा 5 शस्त्र निर्यातक देश कौन कौन से, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चीन है। और आयातक देश यूक्रेन, भारत और कतर, यूएई और पाकिस्तान है। ठीक है, 2015 से 19 के बीच में देखें भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 9.3% की कमी दर्ज की गई है 2020-24 के बीच में। ठीक है, यूक्रेन के द्वारा शस्त्र आयातों में 9627% अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। क्यों की गई है यूक्रेन में, वहाँ युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो चाहिए ना उसको हथियार, वो निर्यात कहाँ से करेगा, ऐसे में आयात ही करेगा। ठीक है, 2020 से 24 के बीच में भारत के शस्त्रों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता कहाँ कहाँ से भारत ने 2020 से 24 के बीच में आयात किए हैं, ये जो शस्त्र हैं वो रूस से, ठीक है, पहला हिस्सा रशिया से 36%, फिर फ्रांस से 33%, इजराइल से 13%, रशिया, फ्रांस और इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये जो है थिंक टैंक के द्वारा द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। 31वां संस्करण है। 3 देश जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड को सबसे ज्यादा उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि जेंडर इंडेक्स में, पीस में, लोकतंत्र में अग्रणी ये सारे देश आपको स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और आयरलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सूचकांक में सिंगापुर को 84.1 विश्व के सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया। फिर स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, ताइवान, लग्जमबर्ग का स्थान इसके अंतर्गत आता है। पेज नंबर 84 को खोलिए। इसमें 70 अगर हम देखेंगे इस स्कोर के बीच में, जैसे 70 से 79.9 के बीच के स्कोर में, जिसको मोस्टली फ्री कहते हैं, फिर इसका 60 से 69.9 के को मॉडरेट कहते हैं, 50 से 59.9 में मोस्टली अनफ्री कहते हैं। अब भारत की बात, बस ये याद रखना है कि कितने स्कोर के बीच में क्या उसको बोला जाता है, कौन इसके अंतर्गत वो जरूरी नहीं है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, अब इसका भारत 128वें स्थान पर है, बस ये याद रखना है। ठीक है,
और 0.49% की बात करें तो दमित रिप्रेस्ड श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इस सूची में सबसे नीचे स्थान पर उत्तर कोरिया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आपका करप्शन, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, ठीक है। और ये 30वां संस्करण है। उच्चतम स्कोरिंग क्षेत्र में पश्चिम यूरोप और यूरोपीय संघ है, जबकि न्यूनतम स्कोरिंग में उप सहारा अफ्रीका देखा गया है। और इसमें शीर्ष 4 रैंक वाले देश कौन से? डेनमार्क है, फिनलैंड है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड है। भारत 2024 में 38वें स्कोर के साथ 96 पोजीशन पर है, और इसी में 38 स्कोर के साथ और भी देश हैं, वो कौन कौन से हैं? मालदीव्स और गैम्बिया है। किसमें? ये आपका जो है भ्रष्टाचार सूचकांक के अंतर्गत। क्लियर है। जलवायु जोखिम सूचकांक ये चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को मूल्यांकन करता है विश्व के, ठीक है। और इसमें पर्यावरणीय संगठन जर्मन वॉच द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस परिणाम के स्वरूप इस अवधि में लगभग $4.2 ट्रिलियन की प्रत्यक्ष इसमें हानि हुई है। कई सारे तूफानों में हीट वेव हो गया, बाढ़ हो गया, ये विश्व के कारण बहुत सारी मौतें हुई हैं, ठीक है। शीर्ष देश कौन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं मौसमी घटनाओं से? पाकिस्तान, बेलीज और इटली। और इसमें देखेंगे भारत जो है 69 पोजीशन पर आता है आपका, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंचा है उनके बारे में यहाँ बताता है, ठीक है। ये लोकतंत्र जो है 2000 शीर्ष 3 लोकतांत्रिक देश कौन से? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ठीक है। और भारत जो है, भारत की रैंकिंग 41 है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। अगला है विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक। ये आपका जो है कौन जारी करता है? ये स्थानीय विरासत संरक्षण को वैश्विक जागरूकता कार्रवाई से जोड़ता है, और इस सूची में 25 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। 24 स्थल 5 महाद्वीप में विस्तारित है, 29 देशों में है, जबकि एक स्थल चंद्रमा है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद ये पहला ऐसा अवसर है जब विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में भी शामिल किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि चंद्रमा को इस साल इसमें एड ऑन किया गया है, किसके रूप में? जो है स्मारक निगरानी सूचकांक के रूप में, ठीक है। भारत के 2 स्थल जो विश्व स्मारक निगरानी सूचकांक में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज के ऐतिहासिक जल प्रणालियां, तेलंगाना की कृष्णा नदी की सहायक मूसी नदी किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें इसमें शामिल की गई हैं। अगला है विश्व ध्यान दिवस। तो ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया है। 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व 2024 में लाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्यालय जो भारत के स्थायी मिशन के द्वारा वैश्विक शांति सद्भाव के लिए ध्यान शीर्षक इसका टाइटल है, इस कार्यक्रम के द्वारा आयोजित हुआ है, और श्री श्री रविशंकर के द्वारा मुख्य भाषण इसमें दिया गया है। तो विश्व ध्यान दिवस के जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में जिन्होंने भाषण दिया वो श्री श्री रविशंकर जी थे। तो हो सकता है नाम चेंज करके आपसे कुछ पूछ लें। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में देखेंगे तो बस मेन चीजें याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2024 में। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर कैटलीन क्लार्क को, ये पूछे गए प्रश्न है, मैंने भी इनकी प्रैक्टिस कराई है एमसीक्यूज में, ठीक है। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर लीसा सू को, आइकन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन को चुना गया है, ठीक है। इसके बाद वर्ड ऑफ द अवार्ड में यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत ये कई सारे देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी कुछ प्रयासों में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें दी गई हैं। जर्मन वॉच के द्वारा इसका दिया गया 20वां संस्करण है। और डेनमार्क जो सबसे अच्छे रैंक देशों के रूप में 4थे स्थान पर हासिल करता है, और अब इसमें कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सकता इसमें शीर्ष 3 में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश आपका चाइना है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश आपका अमेरिका है, ध्यान रखना है, ठीक है। केवल 2 G20 देश जैसे यूके और भारत उच्च प्रदर्शन करता हूँ हाई परफॉर्मर में शामिल हुए, इसमें बस G20 के 2 देश। क्लियर है। चलिए इसके बाद पेज नंबर 86 खोल लीजिए। 86 में आपका यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देखिए यहाँ पर और क्या है, भारत का प्रदर्शन अगर देखें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 13 रैंक है, नवीकरणीय ऊर्जा में 33, ऊर्जा के कंजप्शन में 11, जलवायु नीति में 7 है, ठीक है। क्लियर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर जो कानून के शासन को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व भर में कार्य कर रहा है ये रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सूचकांक के अनुसार लगातार 7th पोजीशन में विश्व स्तर पर कानून के शासन में गिरावट दर्ज की गई है, और पिछले वर्ष के अगर सर्वे देखा जाए तो 57% देशों में कानून के शासन में गिरावट दर्ज की गई है। अगर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 देखा जाए तो टॉप 3 देश कौन से? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड है।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पोजीशन पे है। तो सबका एक नाम लिखिए, रूल ऑफ लॉ या इस इंडेक्स में फलाना देश कौन सा है, कौन सी पोजीशन है, भारत की स्थिति क्या है, इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। बोलते बोलते ना गला दुखने लगता है। नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो 1969 में इसको सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार लाया गया था, और इसमें जो है 3 अर्थशास्त्रियों को रखा गया, डेरन को, साइमन को और जेम्स रॉबिन्स को। अगर साइमन जॉनसन की बात की जाए तो आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिक्स भी रहे हैं ये, यानी कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को, डेरन, साइमन और रॉबिन्सन को, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया? निहोन हिंडाक्यो की कंपनी जो है, एक जापानी संगठन को प्रदान किया गया है। और निहोन हिंडाक्यो क्या है? हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था, उसमें जो लोग जीवित बचे थे उनको, इनके संगठन को यहाँ पर दिया जाता है, जिसको हिबाकुश भी कहा जाता है। जो लोग बचे थे ना उस हादसे के बाद, हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु हादसे के बाद, उसके बचे हुए लोगों को हिबाकुश कहा जाता है वहाँ पर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार द स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग, उनको प्रदान किया गया है, ठीक है। ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका भी है। इसके बाद यहाँ पर इसमें हांगकांग के बारे में देखें तो नोबेल पुरस्कार साहित्य जीतने वाली पहली एशियाई ये महिला कही जाती हैं, ठीक है। पहली एशियाई महिला इनको कहा गया है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। 87 पेज नंबर पे, ठीक है। तो हांगकांग नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है, और इनको इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको ये प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रसिद्ध उपन्यास क्या नाम है, द वेजिटेरियन के लिए जाना जाता है। द वेजिटेरियन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2016 से सम्मानित किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान पुरस्कार जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, डेविड वेकर को, डेविड हसाविस्को, जॉन एम जंपर को, ठीक है। इसके बाद डेविड वेकर को ये देखा जाए तो ये पुरस्कार उनके कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया है। नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण इन्होंने किया, इसलिए इनको दिया गया है। डेविड हसाविस्को ये प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, और 2024 के लिए पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है भौतिकी विज्ञान के लिए। वो कौन कौन से हैं? वो आपके जॉन जे हॉपफील्ड है, जियोफ्री है, ठीक है। इन वैज्ञानिकों को एक पुरस्कार क्यों दिया गया? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जो है इसके साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसमें भी 2 वैज्ञानिकों को दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुबकन है, ठीक है। ये पुरस्कार माइक्रो आरएनए, ठीक है, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन के लिए दिया गया, किसको? विक्टर और गैरी को, ठीक है। इसके बाद द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आप देख सकते हैं इस प्रकार से है ये। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अगर बात की जाए तो ये ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा ये जो है शुरू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो सतत विकास लक्ष्य है उनके अंतर्गत लक्ष्य 1 को वर्ष 2030 तक विश्व से पहला लक्ष्य ना, एसडीजी का पहला लक्ष्य क्या कहता है? गरीबी उन्मूलन की बात करता है। तो गरीबी को संपूर्ण और सभी रूपों से उन्मूलित करना है। इससे प्राप्त करने की दिशा में हो रही जो ग्रोथ है इसका मापन एमपीआई एक महत्वपूर्ण साधन यानी कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात कर रहा है, ठीक है। एमपीआई वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आज का आपका लास्ट पेज है जिसमें हमने पूरा आज कर लेंगे। और ये जो है इसका केंद्रीय विषय इस बार क्या है? 2024 का केंद्रीय सेंट्रल इसका सब्जेक्ट क्या है? संघर्ष के मध्य गरीबी, पावर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। और इसमें क्या है? विश्व के 112 देशों में रहने वाले 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को इसमें संकलित किया गया है। कह रहे हैं कि 6.3 बिलियन लोग जो है उनमें से जो टोटल 6.3 बिलियन लोग हैं उसमें से 1.1 बिलियन यानी कि 18.3% लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुआयामी गरीबी में 83.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वैश्विक एमपीआई 2024 के अनुसार बहुआयामी गरीबी की सर्वाधिक संख्या वाले विश्व के 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और DR कांगो है, ठीक है। भारत पहले स्थान पर है इसमें, क्लियर है। एमपीआई भारत में इतना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की अगर बात की जाए, वैश्विक नवाचार सूचकांक
तो यहाँ पर देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है और सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया है। और इसमें GII यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व की कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, उनको रैंकिंग प्रदान की गई है वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार के आधार पर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे यहाँ पर GII में स्विट्जरलैंड को लगातार 14 सालों से प्रथम स्थान प्राप्त हो रहा है और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड के बाद शीर्ष नवाचारी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी, जैसे स्वीडन, USA, सिंगापुर, UK है। और अंगोला इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर। भारत लगातार 14 ईयर से इनोवेशन ओवर परफॉर्मर श्रेणी में बना हुआ है, यानी कि भारत की 39th रैंक यहाँ पर 2023 में 40 रैंक थी, 2024 में ये 39वें रैंक पर आ गया। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक को अगर हम देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है किसके द्वारा, ये वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तरों पर भूख की गणना और उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें 4 संकेतक है कैसे कुपोषण और भूख सूचकांक को नापेंगे, जैसे अल्पपोषण, दुबलापन, बाल ठिगनापन, ठीक है, और बाल मृत्यु दर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके आधार पर, ठीक है, ये 127 देशों के ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें GHI स्कोर 18.3% है, जो भूख की मध्यम यानी कि मॉडरेट स्थिति को प्रदर्शित करता है। कोई भी देश भूख यानी कि हंगर की चरम एक्सट्रीम अलार्मिंग में स्थिति में भी नहीं है। और 22 देश ऐसे हैं जिसमें GHI स्कोर 5 से कम है। ठीक है, और उनको 1 से 22 रैंक सूचीबद्ध किया गया है। इसमें चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया, तुर्किया, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति 105वीं रैंक पर, यानी कि ये स्कोर भूख की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो भारत के संदर्भ में हमें याद रखना है, वर्ष 2023 में भारत इस सूचकांक में 125वें स्थान पर था, 111वें स्थान, 125 देशों में 111वें स्थान पर था, और इस बार 105वें स्थान पर है इसमें। ठीक है, 100 देखेंगे कितने देशों के बीच में, यहाँ पर जो है आपके 127 देशों में भारत इस टाइम किस पोजीशन पर, 105वें, और 2023 में 125 देशों में 111वें स्थान पर था। तो यहाँ तक हमने क्या किया, आज अपने सारे जो है टॉपिक को अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को पेज नंबर 68 से लेके 88 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम कल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन सत्ता परिवर्तन पेज नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं पेज नंबर 94, और इसके साथ 1-2 चीज़ें और ऐड ऑन करके लेक्चर 7 आपका कल आएगा। तो अभी तक 1 to 6 लेक्चर ये आ चुके हैं, तो प्लीज़ इन्हें जाकर देखिए, अभी तक नहीं देखा है तो। अगर आप नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, टाइप करें संकल्प से सफलता, मेरा फेस आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है संकल्प से सफलता, इसको टाइप करके यहाँ सारे अपडेट्स मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है संकल्प से सफलता, इसको ज़रूर फॉलो करें। मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे PDF लिंक्स, सारी चीज़ें टाइमली अपडेट हो जाएंगी। तो प्लीज़ आइए, रात को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे रात को 8 बजे मेरे द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उस पूरे पेज पर जाके यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज भी डिस्कस होने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग आएंगे, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे, सुबह 10 बजे। आई दृष्टि बेस्ड MCQs देख रहे हैं उसको देखेंगे, फिर शाम को 5 बजे आई दृष्टि बुक के कवर करेंगे, फिर रात को 8 बजे हम लाइव आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के स्टैटिक पोर्शन के साथ UPSC के सिलेबस के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।